नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब की। पंजाब इस समय बहुत बुरी दशा से गुजर रहा है। पूरे देश के लिए पंजाब की इस दशा को देखना, मुझे लगता है, या पूरे देश के लिए ये खतरे की घंटी है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये भी संभव है कि हमारे देश में जो गजवाए हिंद का बड़ा प्रोसेस चल रहा है, या गजवाए हिंद के विषय में लोग सोचते हैं, ये मानकर चलते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों से दिया है, हिंदुस्तान मुसलमानों को वापस जाना चाहिए, पाकिस्तान के सहयोग से हिंदुस्तान को पुनः पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ऐसे बहुत सारे बयान आते रहते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आती रहती हैं। मैं मानकर चलता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर का मुसलमान ऐसा नहीं सोचेगा, उसको सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जो देश तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो देश के विषय में गलत सोचने वाली शक्तियां हैं, जो देश के विषय में सदैव उल्टा सोचती हैं, देश की एकाग्रता, अखंडता के विषय में लगातार जो प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, उन सबको मुझे लगता है कि ये अवसर की तरह दिखाई देता है। केजरीवाल जिस समय दिल्ली में आए थे, उस समय भी दिल्ली के लोगों ने इस विषय पर सोचा था, लेकिन मजबूरी, देश की लोकतंत्र है, और लोकतंत्र मजबूरी से मतलब है कि लोकतंत्र में मेजॉरिटी चलती है। मेजॉरिटी वोट किस आधार पर देती है? क्या वो कुछ मांगना चाहती है? क्या उसको कुछ लाभ मिलते हैं? तो सभी चीज़ें देखनी होती हैं। जनता को त्रहिमाम कहने से भी बचाना होता है, और विदेश नीति भी देखनी होती है, इंटरनल सिक्योरिटी भी अपने को देखनी होती है, और इंटीग्रिटी भी अपने को देखनी होती है। ये सारे काम जिसको हम सरकार चुनकर भेजते हैं, ये उसके काम है कि वो इन विषयों पर ध्यान दे। लेकिन चुनते समय केवल हमको अच्छा भोजन मिले और हमको बेच दे कोई, अच्छा भोजन करवाकर मेरा शारीरिक शोषण करे, मेरा मानसिक शोषण करे, मेरा दैहिक शोषण करे, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं की जा सकती। इसलिए इन सभी मामलों में हम मानकर चलते हैं कि जनता को बुद्धिमान होना चाहिए, जनता को वोट डालते समय सोचना चाहिए। पंजाब तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में हमारे देश की एक एक समस्या रही है। समस्या से मतलब है कि डाइवर्सिटी। ऐसा भारत है जिसके पास तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें तमाम तरह के खान पान हैं, जिसमें तमाम तरह के वेशभूषा हैं। विवाह संस्कार भी होते सब वही हैं, लेकिन अलग अलग उनका थोड़ा बहुत फर्क रहता है। खाने पीने में भी अलग अलग फर्क रहता है। उसके बावजूद भारत को एक जोड़कर भारत की संस्कृति से रखा गया, भारत के संस्कारों से रखा गया। उस परंपरा में केवल ये नहीं है कि उसमें भारत के किस कोने से काम हुआ, समय समय पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से इस पर काम हुआ। मैं अगर उन तरीकों की बात करूं, तो उन तरीकों में गुरु गोविंद सिंह जी ने सेना बनाई, सेना बनाकर मुगलिया सल्तनत के खिलाफ एक आवाज उठाई, और मुगलिया सल्तनत के खिलाफ आह्वान किया। हर घर से एक हिंदू, जो सबसे बलिष्ठ था, हर घर से एक हिंदू को दिया जाए सेना में, ऐसा आह्वान हुआ। उनकी सेना की यूनिफॉर्म के रूप में उनको 5 का दिए गए, और जो लोग भी इस पर काम कर रहे थे, उन लोगों को सनातन से वो भटके नहीं। इसलिए आपको याद होगा कि तमाम तरह के अखाड़े भी गुरु गोविंद सिंह जी ने खोले थे। उन अखाड़ों का काम धर्म की रक्षा करना था। सनातन की संस्कृति बनारस भेजा गया, बनारस से उनको अच्छी एजुकेशन मिले, सनातन को वो जानकर ऐसे जो योद्धा हैं, ये योद्धा ऐसा ना हो कि वो समाज से कट जाएं, ऐसा ना हो कि वो देश से कट जाएं। कहाँ पटना में जन्म लेकर, कहाँ पटना साहिब में रहे, या नांदेड़ साहब में रहे, और ऐसे गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जी एक महान संत हुए हैं, जिन्होंने भारत की रक्षा करने के लिए संत परंपरा में हथियारों को भी उठाया और खालसा एक नाम दिया। अब उस खालसा नाम जो हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए था, जिसमें साहिबजादों ने बलिदान दिया, साहिबजादों ने जिसमें देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को आहुति दे दी। गुरु गोविंद सिंह जी एक सर्वदाता परिवार है उनका, जिसने पूरे के पूरे परिवार ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए शहादत दी हो, और उस यूनिफॉर्म जो सेना है, उस सेना को एक यूनिफॉर्म दी हो। वो यूनिफॉर्म कालांतर में वेशभूषा, वो ही एक पहचान बन गई। उस पहचान को जिस समय खत्म करने की आवश्यकता थी, वो खत्म नहीं हुई, और उनको मानने वाले लोगों ने उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन कंटिन्यू रखने के बाद जब भारत में उसकी आवश्यकता नहीं थी, तो मुझे लगता है
उसमें किसी संत को आकर, उसी समाज से किसी संत को आकर कुछ काम करने की आवश्यकता थी। उसने काम नहीं किया। इसका परिणाम निकला कि वो एक रिलीजियस फॉर्म लेती चली गई और 400-500 वर्षों में उस रिलीजन ने अपना एक विस्तार रखा। खैर, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंग्रेज जब भारत में बैठा तो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, तो मुस्लिम समझ में आता है, ईसाई समझ में आता है, लेकिन सिख अलग प्रजाति बनाई जाए तो उन्होंने उस सिखों को अलग रखने के लिए, सिखों को अलग से देश का हिस्सा न मानते हुए अलग से व्यवस्था करी। ये व्यवस्था चूंकि 200 वर्ष तक चली, इसलिए 200 वर्ष में मैं मान कर चलता हूँ 8 से 10 पीढ़ियां निकल गई होंगी। वो 8 से 10 पीढ़ियां उन विषयों को सही से नहीं ले पाई, उनको जो करना था वो नहीं किया गया, और वो स्वतंत्रता के बाद हमको एसिमिलेट करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। परिणाम आप सब देख रहे हैं कि जिस समय हिंदुस्तान का विभाजन हुआ उस समय सिखों ने अपने लिए अलग टेरिटरी मांग ली। संभवतः उनके पीछे भी ईसाई ही रहे होंगे, संभवतः उनके पीछे भी अंग्रेज ही रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण के पीछे तो अंग्रेज ही था। ये वेल डिफाइंड है। जिना केवल सामने एक मुख था, एक चेहरा था, और उनके कैरेक्टर के अनुसार, जिना जैसे लोगों के कैरेक्टर के अनुसार उसको काम दिया गया, उसको भटकाया गया, वो अलग देश की डिमांड करने लगा। ऐसे ही सिखों में भी एक फैक्शन ऐसा रहा होगा जिसको अलग आइडेंटिटी चाहिए होगी, उन्होंने भी वहां पर मांगना शुरू किया था, लेकिन वो उस समय सफल नहीं हो पाया क्योंकि सिखों की बड़ी संख्या ने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब बन गया तो बाद में पंजाब सूबे की डिमांड की गई कि पंजाब सूबा अलग किया जाए। पंजाब सूबे की डिमांड में पंजाब को अलग किया गया, फिर हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली अलग किया गया। पंजाब सूबे में केवल पगड़ीधारी सिख रहेंगे, ऐसा लोगों का विचार रहा होगा, लेकिन वो विभाजन ऐसा हुआ नहीं था। उसमें सभी पंजाबी रहेंगे, ऐसा करके विभाजन कर दिया गया। अब वो तलाश में तो एक ग्रुप परमानेंट रहता है, और जिसको फंडिंग हो रही हो, जिसका रोजी रोजगार चल रहा हो, जो विदेशों में शिफ्ट हो गए हों, वहां से वो यहाँ प्रधानमंत्री बनना चाहते हों, राष्ट्रपति बनना चाहते हों, उनका अलग से एक ख्वाब पैदा हो जाए देश की इंटीग्रिटी के अलावा वो कहीं कुछ और सोच बैठें, तो वो सोच का नाम ही खालिस्तान था। इंदिरा गांधी ने कुछ गलतियां की थी जिसका परिणाम भिंडरवाला के रूप में निकला था। बाद में इंदिरा गांधी को ही भिंडरवाला का समूचा समाप्त करना पड़ा, और समूचे समाप्त करने में उनको भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, क्योंकि एक जो निगेटिव विचार था जिसको वो समाप्त कर गई थी, उस निगेटिव विचार में कुछ लोग तो इंदिरा गांधी के पीछे ही पड़ गए। उसका कारण उसका कारण था जो स्वर्ण मंदिर में छुपा होना लोगों का, और स्वर्ण मंदिर के अंदर से निकालकर भिंडरवाला को समाप्त करना। लेकिन वो विचार, वो मानसिकता पूरे देश में नहीं थी। मैं अगर मानकर चलूं कि उस समय की जो बयान सिंह की सरकार थी, उस समय केपीएस गिल जो वहाँ पुलिस प्रशासन देख रहे थे, उन दोनों की, इंदिरा गांधी की इच्छा से वो आतंकवाद जो बड़े स्तर पर था वो समाप्त हो गया। लेकिन वो एकदम समाप्त हो गया ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं आग लगी रही, अवसर ढूंढते रहे वो लोग, निकलकर कनाडा और यूएस में शिफ्ट हो गए, बहुत बड़ी संख्या में उधर चले गए। लेकिन वो भारत की गतिविधियों में लगातार शामिल रहे, भारत की गतिविधियों में कहीं ना कहीं उनका विचार रहा। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई चांस मिला? केजरीवाल के रूप में उनको चांस दिखाई पड़ा। 2017 में आपको याद होगा कि 2017 में केपीएस गिल का एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उस समय जब आतंकवाद वहां पर था, उस समय केपीएस गिल ही वहां प्रशासन कर रहे थे। केपीएस गिल ने उस समय भी कहा था कि जो विस्फोट हुए हैं पंजाब में, 7 लोगों की मृत्यु हुई है, केजरीवाल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। केजरीवाल जैसे लोगों की या इस प्रकार के लोगों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता हमारे पंजाब के लिए अच्छी नहीं है। पंजाब में पुनः आतंकवाद वापस आ सकता है, लेकिन उनका मानना था कि पंजाब की सरकार को सही से काम मिला करना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह शासन कर रहे थे, इसलिए केपीएस गिल को भी बहुत चिंता नहीं रही होगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उसी विचार के थे कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को समाप्त करने वाले, जैसा कि बयान सिंह का था। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद सेपरेट अपने तरह से ही प्रशासन चला रहे थे जैसे चलाना चाहिए, इसलिए केपीएस गिल वो भाप नहीं पाए। लेकिन वो बात अभी चरितार्थ होते दिखाई पड़ी। इस बात को लेकर आपको याद होगा कि कुमार विश्वास ने प्रश्न उठाया था। कुमार विश्वास ने जो प्रश्न उठाया
उस प्रश्न पर उन्होंने कहा भी था कि मेरे सामने खालिस्तान समर्थन के कुछ लोग मिलने आए, उन्होंने फंडिंग की। बाद में कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर प्रश्न किए होंगे, तो केजरीवाल ने कहा क्या फर्क पड़ता है, अलग अगर देश बन जाएगा, अलग हिस्सा बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा शुरू हो गया, ऐसा कहते लोग। फिर इन परिस्थितियों में कुमार विश्वास ने जो कहा कि भाई ये केजरीवाल का विचार है, और केजरीवाल स्वयं सिर्फ इतनी घोषणा करते हैं कि वो खालिस्तान के समर्थन वाले लोगों से नहीं मिले या उनसे फंडिंग नहीं ली तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन याद रखने की बात यह है कि केजरीवाल ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है या कुमार विश्वास गलत बोल रहे हैं। वो कुमार विश्वास को लेकर उड़े तो, लेकिन ये वाला जो क्लेम कुमार विश्वास का था कि खालिस्तानियों के साथ ये मिले हुए हैं और इन्होंने कहा है कि अगर अलग देश बन जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये बात का खंडन केजरीवाल ने नहीं किया। अब मान मुख्यमंत्री बन गए। भगवंत मान के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस प्रकार के कैरेक्टर हैं, मतलब किस प्रकार के उनका कैरेक्टर है, किस प्रकार से वो चलते हैं। नशा वशा की बातें भी बहुत सारी सामने आई, उनकी वीडियो भी बहुत सारी सामने आई, उनका बहुत सारा चरित्र सामने आया। पंजाब में खुला खालिस्तान समर्थन का जुलूस निकाले गए। एक समय पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब कार्रवाई कर रहे हैं, नारे लगाए गए। तो फिर जो जवाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने दिया था उस समय, वो ये दिया था कि साहब परमिशन लेकर कर रहे थे, वो कोई इलीगल नहीं था। आप परमिशन लेकर रास्ते पर क्या सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला सकते हैं, ये वर्षन। अब जो अमृतप्रीत सिंह का ये जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है कि अमृतप्रीत सिंह का एक वीडियो सामने आ गया, वो कहता है कि 1932 में ऐसा हुआ, फला ईयर में ऐसा हुआ, ढमाके ईयर में ऐसा हुआ, हमारा तो उस समय रंजीत सिंह शासन हुआ करता था, हमारा तो सेपरेट शासन था। अरे भाई, भारत में 562 रियासतें थी, कोई अलग अकेले रंजीत सिंह नहीं थे, 562 रियासतों के राजा थे। तो भारत तो ऐसा ही था कि छोटे छोटे सूबे, जिनको आप पंजाब सूबा कह लीजिए, वो आज भी पंजाब सूबा है, वहाँ छोटे छोटे शासक हुआ करते थे और उनके ऊपर एक कोई चक्रवर्ती सम्राट बैठता था। तो मुगलों के समय पर चक्रवर्ती अगर हम कहें तो मुगल हो गया, और अंग्रेजों के समय पर चक्रवर्ती कहें तो अंग्रेज हो गया। और अब 1947 के बाद भारत की पार्लियामेंट चक्रवर्ती, केंद्र सरकार चक्रवर्ती सरकार हो गई। और मैं अगर कहूं कि इस समय चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मोदी जी बैठे हुए हैं और छोटे छोटे राजा हर राज्य के जो स्टेट लेवल के हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो पंजाब में भी एक सरकार है जिसका मुख्यमंत्री भी एक सिख है, और वो सूबा अलग है, उसके विषय अलग हैं। ये हमेशा से हर युग में हर समय पर ऐसा रहा। हाँ, कालांतर में बीच में 150 साल के लिए ऐसा रहा कि कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा तो आपस में लड़ते रहे, और उन्हीं समय पर हम गुलाम भी हुए हर बार। जैसे मैं कहूँ कि गुप्तों के बाद जो राजपूतों का शासन आया वो आपस में लड़ते रहे, कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाया। परिणाम निकला कि मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। मुसलमानों के अंतिम समय पर दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा हुआ मुगल बादशाह था उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और बाकियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नतीजा निकला कि अंग्रेज बैठ गया, और अब दिल्ली में दिल्ली की सरकार बैठी हुई। अगर राज्य उसको नहीं मानेंगे और वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहेगा तो फिर से गृह युद्ध की स्थिति में आने की संभावनाएं सदैव से रहती हैं, हो सकता है। तो जो अमृतप्रीत सिंह कह रहा है वो कोई नई बात नहीं है, वो तो हर समय पर होता है, हर राज्य के लिए होता है। लेकिन खराब बात यह है कि पंजाब की सरकार एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद तलवारें लेकर थाना घेर लिया जाता है, और पंजाब की सरकार वो थाना उस व्यक्ति को छोड़ देता है और उस पर एक्सक्यूज देता है। क्यों नहीं, गुरु ग्रंथ साहब बीच में ले आए थे इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, वो वैसा कर लाए थे तो नहीं कर सकते। जब इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार चला सकती है गुरुद्वारे के अंदर, और गुरुद्वारे में जो लोग थे वो सब विरोधी इंदिरा गांधी के नहीं है, खराब लोगों को लगा, लेकिन आतंकवाद समाप्त तो हुआ। तो आतंकवाद क्या मंदिरों में होना चाहिए? आतंकवाद क्या गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे हो सकता है क्या? आतंकवाद क्या गुरुद्वारों के अंदर से पनप सकता है, मस्जिदों के अंदर से पनप सकता है? जहां कहीं भी आतंकवाद पनपेगा वो उसी मजहब को, उसी फिलॉसफी को, उसी विचारधारा को नुकसान पहुंचाता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं कहूं कि पंजाब के आतंकवाद में जो सब कुछ रहा और गुरुद्वारे के अंदर भिंडरवाला छुपकर बैठा,
तो उससे छवि किसकी अच्छी हुई? छवि तो खराब होती है उन केशधारियों की जिनको गुरु गोविंद सिंह ने भारत की रक्षा के लिए बनाया था और वो भारत के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ रहे हैं, भारत को ही छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इसलिए वो तो गुरु गोविंद सिंह जी का भी सम्मान नहीं करते, वो गुरु गोविंद सिंह जी के भी खिलाफ, उनकी विचार के खिलाफ जा रहे हैं। जो समाज की रक्षा करने के लिए बने, रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। और पंजाब में फिलहाल ऐसा ही चल रहा है। आज की जो सरकार पंजाब में बैठी हुई है, पंजाब में अगर खुला खालिस्तान के समर्थन के नारे लगते हैं, खालिस्तान की डिमांड होती है, तो आज की सरकार वहां किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेती। तलवारें खुल खुलकर थाने पर हमला हो जाता है, सॉवरेंटी चैलेंज हो जाती है देश की, और सरकार उसमें एक्सक्यूज ये कहती है कि सब गुरु ग्रंथ साहब बीच में आ गए थे। क्या गुरु ग्रंथ साहब आतंकवाद को अनुमति दे सकते हैं? क्या गुरु ग्रंथ साहब भारत की सुरक्षा संरक्षा के प्रति कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहब को हम सभी लोग जीवंत ईश्वर मानते हैं, और जीवंत ईश्वर इसलिए माना गया होगा क्योंकि गुरुओं ने यह कहा कि इसके अंदर जो लिखा है वो पढ़ो और पढ़कर उसको धारण करो। गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने की बजाय उनको बीच में रखकर उनके ऊपर राजनीति की जाए, आतंकवाद उनका शक्ल दिखाकर करवाई जाए, तो क्या अनुमति दी जा सकती है? अनुमति की बात ऐसी आती है, क्या भागवत या पुराण या कोई और ग्रंथ रखकर क्या आतंकवाद को स्वीकारता दी जा सकती है? क्या कुरान को सामने रखकर आतंकवाद को स्वीकारता दी जा सकती है? क्या बाइबल को सामने रखकर आतंकवाद को स्वीकारता दी जा सकती है? बिल्कुल वैसे ही क्या गुरु ग्रंथ साहब को सामने रख के आतंकवाद को स्वीकारता दी जा सकती है? नहीं। फिर लॉ एंड ऑर्डर का काम आपका कैसा है? फिर आप सरकार क्यों हैं? अगर ऐसा ही वहां होना है तो आप सरकार क्यों हैं? किसने आपको सरकार की तरह स्वीकार किया? मुझे लगता है कि अब पंजाब में कुछ एक्शन लेने का समय है, और इस समय पंजाब की जनता को कंसोलिडेशन दिखाने की जरूरत है। पंजाब में जिस प्रकार से पुलिस ने कहा, बाकी जो नॉन केशधारी हैं, जो केशधारी नहीं हैं, उनसे कहा कि आपके प्रति अलर्ट है, कुछ लोग आपकी हत्या करना चाहते हैं, आप लोग बिना काम के घर से मत निकलें, आप घर से ही मत निकलें। क्या भारत में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इस आधार पर कोई भी कह सकता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि कुछ लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं? ये तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जिन लोगों के लिए ऐसा कहा गया है उनको प्रोटेक्शन दें, उनको सिक्योरिटी दें, और ये कहें कि देखते हैं कि कैसे ये आपको थ्रेट पहुंचाते हैं, आपकी जिम्मेवारी हमारी है। अगर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है तो पुलिस वहां है क्यों? पुलिस वहां बनी किस लिए? अगर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती तो, और प्रशासन वहां नहीं संभाला जा सकता, वहां सरकार इस सब को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो क्यों है सरकार वहां? सरकार किसके लिए है? शोषण करने के लिए? केवल राजनीति करने के लिए? लोगों को सिंगापुर भेजेंगे और लोगों को हॉलैंड, पोलैंड, सॉलैंड कहीं भेजेंगे, स्कॉटलैंड भेजेंगे, और ये राजनीति करने के लिए सरकार बनी है क्या? सरकार का जो मुख्य काम है वो है सिक्योरिटी देना और इंफ्रास्ट्रक्चर देना। मेरे से अगर कोई पूछे कि सरकार के मुख्य फंक्शन क्या है, तो मैं कहूँगा सरकार का मुख्य काम है भारत को सुरक्षित रखना, इंटरनल सिक्योरिटी देना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। ये तीन सरकार के मुख्य काम है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और किसी न किसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर देना। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर लोग अपना व्यवसाय करना शुरू करते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, अर्निंग करते हैं। उसके एवज में वो जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से ये तीनों काम होते हैं। तो फिर सरकार इसलिए नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और लाल बत्तियों में घूमेंगे। आप मुख्यमंत्री इसलिए हैं क्योंकि सिक्योरिटी करना आपकी जिम्मेवारी है, चाहे वो बाह्य सिक्योरिटी की बात हो, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना आपकी आवश्यकता है। इसके बाद भी अगर कोई गरीब ऐसा रह जाता है जिसके पेट में दाना नहीं जा रहा है, तो उनको बल देना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, उनको संरक्षण देना और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ उपाय करना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो राजा अपनी प्रजा के ऊपर सारा खजाना लुटा दे वो सही राजा नहीं हो सकता। राजा का जो कर्तव्य है वो है खजाने को बरकरार रखना, ताकि इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ने पर वो सुरक्षा के ऊपर खर्च कर सके। जो राजा बांटता है, जो राजा अपने खजाने पूरे खोल देता है, वो राजा ऐसा नहीं हो सकता जो राजा कहलाने योग्य हो। मैं समझता हूं कि अभी केजरीवाल की विचारधारा को जिस प्रकार से बल मिला है वो हमारे देश के लिए बहुत घातक है। क्या करना है ये तो जनता तय करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।